नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर की क्लास में। और आज हम पढ़ने जाएंगे भारत का भूगोल का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हिमालय के पर्वतीय प्रदेश को देख लिया था। और अब हम देखेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बाद जो दूसरा प्रदेश आता है उसको कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ। उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ने के लिए हमको वापस से थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। जो है हमने पढ़ा था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का जो उत्पत्ति हुई थी वो टेथिस भूसन्नति से हुई थी। ऐसा माना जाता है, विद्वानों का मानना है कि टेथिस भूसन्नति जो थी उसमें क्या हुआ था, एक तरफ जो ऊपर का भाग था जो यूरोपीय और एशियाई जो क्षेत्र था, यूरेशियाई भूखंड जिसको कहते हैं, लॉरेंशिया या अंगारा लैंड, उससे ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत है ये जो आकर के उससे टकराया था। उससे पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे एक हुआ करता था टेथिस सागर। तो टेथिस सागर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों तरफ की नदियाँ जा कर के अवसाद जमा करती थी, अवसाद इकट्ठा करती थी, कंकड़ बजरी रेत वगैरह जो है उसमें जमा करती। तो कालांतर में क्या हुआ, जब वो निरंतर उसमें जो है दबाव पड़ता रहा तो उसमें जो है वलन पड़ना शुरू हुए। जब दोनों भागों से दबाव पड़ा, उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कागज़ है, ये कागज़ में जब दोनों तरफ से जब दबाव पड़ेगा, इसमें दबाव पड़ेगा, दोनों तरफ से मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये इसका भाग ऊपर उठ जाएगा, जबकि बीच वाला भाग जो है वो किससे है, अवसादों से निर्मित है, कोई ठोस सतह नहीं है वो। तो इस वजह से ये दोनों भागों को हम प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। ऊपर की तरफ इस तरीके से उठने के बाद और ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो इसमें दो तरीके के वलन पड़ जाएंगे। देखिए इस तरीके से, एक भाग ऊपर एक भाग, इस तरीके से लहरदार मोड़ पड़ते हैं। उन लहरदारों मोड़ के फलस्वरूप जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब हुआ क्या, हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती है, अब हिमालय पर्वत चूँकि ऊंचा भाग है, बहुत ऊंचा भाग है, उसमें कई सारे ग्लेशियरों का निर्माण हुआ, हिमखंडों का निर्माण हुआ, वहाँ से वो हिमखंडों के पिघलने से नदियों का निर्माण हुआ। तो वो नदियाँ जब निकलती है तो वो नदियाँ जब बहेगी तो अपने नीचे वाले क्षेत्र को मैदानों में परिवर्तित कर देगी। चूँकि इस पूरे भाग का ढाल जो है, अधिकतर ढाल इसका किधर है, पूर्व की तरफ। किधर की तरफ है, पूर्व की तरफ। तो ये नदियाँ निकल करके इधर की तरफ बही अधिकतर। कुछ एक नदियाँ जो है घाटियों में किधर की तरफ बहेगी, पश्चिम की तरफ, और एक आध नदियाँ जो है इधर की, जो तिब्बत के पठार से निकली वो इधर की तरफ बहेगी, पूर्व की तरफ। तो यहाँ से जो निकलने वाली अक्सर नदियाँ हैं वो यहाँ पर निकली, जैसे गंगा हुई, काली नदी हुई, गंडक हुई, यमुना नदी हुई, ये सारी नदियाँ जो है इधर की तरफ निकली। तो यहाँ जो है इसकी कंकड़ पत्थर से निर्मित जो जलोढ़ मिट्टी थी उनका बिछाव, उनका जमाव इन्होंने यहाँ पे किया। तो उसके फलस्वरूप ये उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। टेथिस भूसन्नति इसमें इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखिए उत्तर के विशाल मैदान की बात करते हैं तो ये विशाल मैदान कहाँ से कहाँ तक है। देखिए ये पाकिस्तान, बात करते हैं इस मैदान की, तो ये मैदान पाकिस्तान का ये वाला जो क्षेत्र है, इस मैदान को अक्सर क्या कहते हैं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। अब देखिए हमको तो अक्सर दिखाई देता है गंगा का मैदान, सिंधु नदी का मैदान देखते हैं तो हम यहाँ पंजाब में सिंधु नदी बहती नहीं, सिंधु नदी यहाँ से निकल जाती है। पंजाब कौन सा, पाकिस्तान वाला पंजाब क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र मैदानी है। फिर इसके बाद ये वाला क्षेत्र मैदानी है जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है, उत्तरी राजस्थान भी आ जाता है, कुछ उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र आ जाता है, और इधर से जो अपनी नदी आती है ब्रह्मपुत्र, वो असम के मैदान का निर्माण करती है। तो ये वाला, ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र किससे निर्मित है, ये पूरा क्षेत्र जो है मैदानी निर्मित है। ये वाला मैदान उत्तर का विशाल मैदान। अब देखिए इसके भी कुछ पार्ट किए गए हैं, ये सतलज नदी का मैदान है यहाँ पे, इसके भी कुछ पार्ट किए गए हैं, अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी ये लंबाई कितनी है, प्रश्न पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछा भी गया है। तो इसकी जो लंबाई की बात की जाए अगर पश्चिम से लेकर पूर्व तक की लंबाई, तो ये लंबाई है 3200 किलोमीटर। कितनी है, 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर चौड़ाई की बात करें
तो इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से कितनी मानी गई है, 300 किलोमीटर तक। इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक, लंबाई इसकी 3200 किलोमीटर मानी गई है। और इसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई सामान्य जो है 200 मीटर मानी गई है। इसकी ऊंचाई 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं है। इसका ढाल जो है, इस मैदान का ढाल अत्यंत धीमा है, अत्यंत धीमा इसका ढाल पाया जाता है। वो ढाल कितना है, 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में केवल 25 सेंटीमीटर का ढाल पाया जाता है। इतना मंद ढाल इसका पाया जाता है। और ये मैदान जो है आपको मालूम है किस लिए, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा है, और जो है यहाँ खाद्यान्न फसलों का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद इसके विस्तार की बात कर ली जाए तो ये मैदान कहाँ से फैला है। देखिए, पाकिस्तान से मैदान शुरू होता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से शुरू होकर के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, लिख देते हैं यहाँ पर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम तक इसका फैलाव है। यहाँ से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम तक इसका फैलाव क्षेत्र है। बात की जाए इस मैदान की, तो इस मैदान को अलग अलग भागों में बांटा गया है पढ़ने की दृष्टि से। देखिए किन किन भागों में बांटा गया है, इसकी शब्दावली कुछ है, उन शब्दावलियों का जानना, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे रटने की अगर बात की जाए तो रटने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको समझ लें तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए क्या क्या शब्दावलियाँ हैं, उन शब्दावलियों की अगर बात करें तो सबसे पहले है भाबर क्षेत्र। भाबर किसको बोलते हैं, देखिए जब हिमालय के गिरिपादों से, गिरिपाद कहते हैं हिमालय के दक्षिण भागों से, यानी कि एक पर्वत है, पर्वत का निचला क्षेत्र, वहाँ से जब नदियाँ निकलती है तो नदियाँ ऊपर से जब आती है तो अपने साथ कई बड़े बड़े कंकर, पत्थर, मिट्टी, रेत वगैरह सब कुछ लेके आती है। तो वो क्या है, किनारों में धीरे धीरे नीचे जो है जमा होते रहते हैं। तो जब वो छोटी छोटी नदियाँ जो ऊपर से निकल के आती है तो उन किनारों के, उन जो है कंकड़ पत्थरों के अंदर नीचे से वो बहती है। ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे कोई नदियाँ नहीं है, यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती है, जहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती, दिखाई नहीं देती, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, भाबर। जैसे मान लीजिए ये एक नदी है, ये नदी यहाँ से ऊपर से आ रही है, ये कोई पर्वत है, यहाँ से नदी निकल रही है। तो यहाँ पे क्या है, कई सारे कंकड़, पत्थर, बालू, रेत के जो है ढेर पाए जाएंगे। वहाँ से नदी बिल्कुल भी दिखना बंद कर देगी, यहाँ पे नदी दिखाई नहीं देगी। ऐसे क्षेत्र को कहते हैं भाबर। और इसके बाद इसके दक्षिण में, जस्ट इसके नीचे, ये 8 से 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र है यहाँ पर। और ये भाबर क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पूछ भी लिया गया है कई बार। इस भाबर प्रदेश का विस्तार सिंधु नदी से लेकर के तिस्ता नदी तक है। सिंधु नदी से लेकर तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, यहाँ से निकलती है। ध्यान रखना, कहाँ से, सिंधु नदी से लेकर के, सिंधु से तिस्ता तक इसका विस्तार है। 8 से 10 किलोमीटर तक की चौड़ाई में ये पाया जाता है। इसके बाद जो है भाबर के बाद तराई प्रदेश शुरू होता है, तराई। अब तराई क्या होता है, देखिए जब हिमालय से या किसी पर्वत खंड से नदियाँ निकली तो नीचे आकर के वो विलुप्त हो गई, उसको तो कह देंगे हम भाबर। और भाबर के आगे कुछ किलोमीटर पर जाकर के वो नदियाँ वापस से ऐसी प्रकट होती है धरातल पर कि नदियाँ यहाँ से शुरू हो रही है। इससे पहले नदी नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ से नदी वापस प्रकट होती हुई दिखाई देती है। उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तराई। उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तराई। तो यहाँ से वापस ऐसे लगेगी नदी कि यहीं से निकल रही है नदी, जबकि नदी इसके नीचे जो कंकड़ पत्थर और रेत है इसके नीचे से बहती हुई पहले से ही होती है। तो यहाँ से वापस नदी प्रकट होने लगती है, उसको कहते हैं हम तराई प्रदेश। तो भाबर और तराई दो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, ये दोनों पर्वत पदीय भागों में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद बात की जाए तो आता है खादर और बांगर। खादर और बांगर किसको कहते हैं, देखिए खादर कहते हैं ऐसा क्षेत्र, नदी का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, या नवीन जलोढ़ क्षेत्रों को खादर कहा जाता है। देखिए समझिए इसको भी, खादर, खादर किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये नदी है
और ये नदी का पूरा क्षेत्र है इतना बड़ा। तो प्रतिवर्ष जब नदी में बाढ़ आती है, नदी में बाढ़ आने के दौरान ये वाला जो क्षेत्र, इतना क्षेत्र, यहाँ तक इस नदी का पानी जो है पहुँच जाता है। जैसे अभी वर्तमान संदर्भ की बात करें तो बिहार में अभी बाढ़ आई हुई है, तो कौन सी नदी में बाढ़ आती है? अक्सर गंगा नदी और कोसी नदी में बिहार में बाढ़ आती है। तो वो बिहार में जो नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी कई इलाकों तक पहुंच जाता है, कई जो है रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाता है, तो वहाँ तक बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। तो जहाँ जहाँ तक बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंच जाता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? खादर क्षेत्र बोलते हैं। और जहाँ नदी का पानी नहीं पहुँच पाता, पुराने जलोढ़, उनको क्या कहते हैं? बांगर। ध्यान रखना, बहुत आसान चीज़ है समझने के लिए। ये नदी का पानी प्रतिवर्ष यहाँ पर पहुँच जाता है, ऐसे क्षेत्र को कहते हैं खादर। और जो ये वाला क्षेत्र है, कभी यहाँ पर पानी पहुँचा था, कभी प्राचीन काल में यहाँ पे पानी पहुँचा था, या कई सालों बाद यहाँ पे पानी पहुँचने की संभावना है, या पहले यहाँ पर पहुँच चुका है। ऐसे ये क्षेत्र चूँकि क्या है, ऊंचे हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता। ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं? बांगर। ये दूर वाले जो क्षेत्र है, ये वाले, यहाँ पे नदी का पानी पहले पहुँचा करता था, ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं बांगर। बांगर भी कहते हैं और बांगड़ भी कहते हैं। ध्यान रखना, राजस्थान में भी बांगड़ और बागड़ भी है। बांगड़ तो राजस्थान के उत्तरी प्रदेश को कहते हैं, उत्तरी पूर्वी सीकर चूरू झुंझुनू के आसपास वाला क्षेत्र। बागड़ कहते हैं जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को। तो ये वाला भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बागर और खादर और बांगर बिल्कुल आसान चीज़ है। खादर नवीन जलोढ़ से निर्मित मैदान और बांगर पुरानी जलोढ़ से निर्मित मैदान, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। ये आपको एक दो चीज़ें याद रखनी। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, इसको मिटा देते हैं हम। इसके बाद देखिए, भूड़ किसे कहते हैं? भूड़, कुछ और शब्दावलियां हैं जिसको मैं बता दूं आपको। भूड़ है, रेह या कल्लर है, इसके अलावा तल्ली होता है, तल्ली, ढांड होता है, इसके अलावा बील होता है, चार, खोल। ये कुछ शब्दावलियां हैं जो हमको उत्तर के विशाल मैदान में देखने को मिलेगी। इसमें सबसे पहले बात करते हैं भूड़। भूड़ किसको कहते हैं? देखिए, बांगड़ के क्षेत्र में, बांगड़ क्षेत्र अभी मैंने बताया आपको, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। बांगड़ क्षेत्रों में क्या होता है, कुछ रेत के टीले पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे कुछ टीले पाए जाते हैं। उन टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भूड़। लिख देते हैं यहाँ पर, बांगर प्रदेश में, बांगर प्रदेश में रेत कंकड़ के टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भूड़। स्थानीय भाषा में उनको क्या कहते हैं? भूड़। बांगर प्रदेश में रेत कंकड़ के टीलों को स्थानीय भाषा में भूड़ कहा जाता है। रेह या कल्लर आप सभी जानते होंगे किसको बोलते हैं? रेह या कल्लर। रेह या कल्लर उसको बोलते हैं जो नदी के क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई के कारण जो ज़मीन का ऊपरी भाग है वो नमकीनी हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, खारा हो जाता है, वहाँ सफ़ेद परत बिछ जाती है। ऐसे क्षेत्र को रेह या कल्लर के नाम से जाना जाता है। अत्यधिक सिंचाई के कारण जो है मिट्टी की ऊपरी सतह नमकीनी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, या फिर खारी हो जाती है, उस पर सफ़ेद परत बिछ जाती है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? रेह या कल्लर। स्थानीय भाषा में इसको बोला जाता है। पंजाब और हरियाणा में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब बात है तल्ली की। तल्ली किसको बोलते हैं? देखिए, आपके लिए नया शब्द हो सकता है। तल्ली किसको बोलते हैं? तल्ली अक्सर बोलते हैं पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को पंजाब क्षेत्र में जो है, वहाँ पे क्या है, कुछ टीले हैं, रेत के टीलों के बीच में एक छोटा सा गर्त या खड्डा पाया जाता है। रेत के टीलों के बीच में एक गड्ढा सा बन जाता है, उस गड्ढे को क्या बोलते हैं? तल्ली। और जब उस तल्ली में देखिए, इसको समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये रेत के टीले हैं, ये रेत के टीले नदी के क्षेत्र में रेत के टीलों के बीच में ये कोई क्षेत्र है, ये खड्डा है, यानी कि निम्न भूमि है,
इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? तल्ली। और जब वर्षा काल में इसी तल्ली में पानी भर जाता है, जल भर जाता है, एक छोटी सी झील बन जाती है, उस झील को ढांड कहा जाता है। ध्यान रखना, उस झील को क्या कहा जाता है? ढांड। ये लिख सकते हैं इसको, रेत के टीलों के मध्य पाई जाने वाली निम्न भूमि क्या कहलाती है? तल्ली कहलाती है। और जब वर्षा काल में इन्हीं में पानी भर जाता है तो छोटी सी झील बन जाती है, उसको क्या कहते हैं? ढांड। स्थानीय भाषा के नाम है ढांड। ठीक है। रेत के टीलों के मध्य पाई जाने वाली निम्न भूमि तल्ली कहलाती है। और उन्हीं तल्लियों में जब वर्षा काल में पानी भर जाता है तो वो झीलनुमा दिखाई देती है, उस छोटी सी झील को ढांड के नाम से जाना जाता है। अब देखें बील किसको कहते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। बील किसको कहते हैं? देखिए, बील कहते हैं डेल्टाई क्षेत्र जो होता है, नदी का डेल्टा। मालूम होगा आपको डेल्टा। डेल्टा शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? इतिहास के पिता या ऐतिहासिक भूगोल के पिता हेरोडोटस नामक विद्वान था, यूनानी विद्वान था हेरोडोटस। इन्होंने सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। कहाँ के संदर्भ में किया था? मिस्र की नील नदी की, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी के डेल्टा को इन्होंने देखा था, तो वहाँ सबसे पहले उन्होंने डेल्टा का शब्द का प्रयोग किया था, ईसा से भी पूर्व। तो हेरोडोटस नाम का विद्वान था। अब डेल्टाई क्षेत्र में क्या होता है? डेल्टाई क्षेत्र में जो निम्न भूमि होती है, ऐसा क्षेत्र जो थोड़ा सा नीचा हो डेल्टाई क्षेत्र से, ऐसी भूमि को कहते हैं बील। क्या बोलते हैं ऐसी भूमि को? डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाने वाली निम्न भूमि। नदी का डेल्टा कहाँ बनता है? नदी का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा आपको मालूम है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर बनाती है बंगाल और बांग्लादेश में। डेल्टाई क्षेत्र में क्या, और यहाँ भी डेल्टा बनता है, पाकिस्तान में जो सिंधु नदी जाती है, अरब सागर में गिरती है, वहाँ भी। तो उस निम्न भूमि को क्या कहते हैं? डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाने वाली को, उसको कहते हैं हम बील। और ऊंची भूमि, अगर डेल्टाई क्षेत्र में कुछ ऐसा भाग पाया जाता है जो डेल्टा से जो सामान्य जिसकी ऊंचाई उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, उस क्षेत्र को कहते हैं चार। ये उच्च भूमि कह सकते हैं इसको, उच्च भूमि। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक और चीज़ है खोल। खोल किसको कहते हैं? खोल स्थानीय भाषा में उस भूमि का नाम है जो खादर और बांगर के बीच के ढाल को दर्शाती है। देखिए, हमने अभी आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी। खादर और बांगर, ये नदी है, नदी का ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँच जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँच जाता है। अब चूँकि ये वाला जो क्षेत्र है ये इस वाले क्षेत्र से नीचा है, निम्न है, नीचा है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ऊंचा है। ये जो बांगर का क्षेत्र है, पुरानी जलोढ़ वाला बांगर का क्षेत्र है, ये ऊंचा है, और ये खादर का क्षेत्र जो है नीचा है। तो इस ऊंचे और इस नीचे क्षेत्र के ढाल वाली भूमि जो होती है, यानी कि एक क्षेत्र ऊंचा है, ये बांगर वाला है, ये खादर वाला है, यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँच पाता है, यहाँ नहीं पहुँच पाता। तो इन दोनों के बीच में जो ये ढाल का निर्माण हुआ है, इस ढाल को ही क्या कहा जाता है? खोल कहा जाता है। ठीक है। तो ये कुछ इसकी शब्दावलियाँ थी, दोबारा से देख लेते हैं हम। भूड़ किसको कहते हैं? बांगर क्षेत्र में पाए जाने वाले टीलों को भूड़ कहा जाता है। रेह या कल्लर किसको कहते हैं? अत्यधिक सिंचाई के कारण जो नमकीनी परत मिट्टी के ऊपर बिछ जाती है, क्षारीय भूमि, उसको रेह या कल्लर कहा जाता है। तल्ली किसको बोलते हैं? तल्ली कहते हैं एक क्षेत्र में पाई जाने वाली, रेत के टीलों के मध्य पाई जाने वाली एक छोटी सी निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? तल्ली। जब उसी तल्ली में वर्षा जल भर जाता है तो उसको ढांड कहा जाता है। बील किसको कहते हैं? डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाने वाली निम्न भूमि। और चार किसको बोलते हैं? डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाने वाली उच्च भूमि। और आखिरी हमने बताया था आपको खोल। खोल किसको कहते हैं? खोल कहते हैं बांगर और खादर के बीच में पाए जाने वाले ढाल को। बिल्कुल सिंपल है। इससे पहले हमने दो चीज़ और देखी थी, भाबर और तराई। भाबर किसको कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जहाँ पे नदी विलुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती, उसके ऊपर कंकड़ और पत्थर की
जो है आवरण रहता है, ऐसी भूमि को क्या कहते हैं, भाबर। और जहाँ पे नदी वापस प्रकट होने लगती है उस क्षेत्र को तराई के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और चीज़ें हैं, एक शब्दावली और है, दोआब। दोआब किसको बोलते हैं? देखिए ये आपके जानते होंगे इस चीज़ को, दोआब किसे बोलते हैं? दोआब, दोआब, आब का मतलब होता है पानी, दो का मतलब दो, यानी कि दो पानी या दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है, दोआब। जैसे मान लीजिए ये यहाँ से कोई नदी निकल रही है और यहाँ से इस नदी का दो भाग बन गए, ये एक नदी है, ये भी एक नदी है, इस वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, दोआब क्षेत्र। तो दोआब दो जलधाराओं के बीच की भूमि को कहा जाता है। आपको मालूम है पंजाब जो ये वाला क्षेत्र है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब और भारत वाला पंजाब दोनों, पंजाब क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे 5 नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। ये पांचों नदियाँ यहाँ से बहती है, इसलिए इसको पंजाब, पंज 5, पंज बराबर 5, आब यानी पानी, यानी कि 5 नदियों का पानी यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को पंजाब नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये वाली थोड़ी चीज़ थी। अब दोआब कौन कौन से पाए जाते हैं भारत में, उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए 4-5 दोआब पाए जाते हैं भारत में। आपको मालूम है यहाँ पे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, इस तरीके की कुछ नदियाँ हैं। उन नदियों के बीच में सभी दोआबों का निर्माण करती है सारी नदियाँ। जैसे सिंधु यहाँ से बहेगी, झेलम यहाँ से यहाँ जाएगी, चिनाब जाएगी, रावी जाएगी, व्यास जाएगी, इस तरीके से सारी नदियाँ इधर की तरफ जाती है, तो इनके बीच में दोआबों का निर्माण होता है। तो कौन कौन से दोआब को क्या क्या नाम से जाना जाता है? देखिए सिंधु नदी जो है, सिंधु और झेलम नदी, ये ऊपर वाली नदियां हैं। झेलम यहाँ से कश्मीर से निकलती है और सिंधु नदी है। तो सिंधु और झेलम नदी के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु सागर दोआब। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपके लेक्चर में से नोट्स कैसे तैयार करें? तो नोट्स तैयार करने का सबसे आसान तरीका, जैसे जैसे मैं लिखते जाऊँ वैसे वैसे आप उसको नोट करते जाओ, और समझने की जब बात आए तो उसको समझो। ठीक है, तो लिखता जाता हूँ मैं। सिंधु और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको सिंधु सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चेनाब नदी है, चेनाब और रावी नदी जो है, इसके बीच के क्षेत्र को रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। रचना क्यों बोला? र से रावी, चना से चेनाब। इसके बाद जो है रावी और व्यास नदी है, इन दोनों के, रावी और व्यास नदी यही है। रावी और व्यास नदी के बीच के क्षेत्र को बारी दोआब कहा जाता है, बारी दोआब कहा जाता है। इसके बाद व्यास और सतलज नदी है, सतलज नदी है, इन दोनों के बीच के दोआब को क्या कहा जाता है? बिस्त दोआब। तो ये कुछ दोआब थे। सिंधु झेलम के बीच में सिंधु सागर, झेलम चेनाब और रावी के बीच में रचना, रावी व्यास के बीच में बारी दोआब, व्यास और सतलज के बीच में बिस्त दोआब। ये कुछ शब्दावलियाँ थी और कुछ दोआब थे जिसको हमने देखा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती है, उनको हम बहुत शॉर्ट रूप में देखेंगे। जब भारत की नदियाँ पढ़ेंगे हम, तब उसको हम विस्तार रूप से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंधु नदी की। देखिए 3 प्रमुख नदी के क्रम हैं, जब हमने आपको बताया था सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले सिंधु नदी की बात कर लें। सिंधु नदी आप सभी को मालूम है यहाँ से निकलती है, कैलाश मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत के निकट से निकलती है। और ये नदी किधर की तरफ बहती है? उत्तर पश्चिम की तरफ से कश्मीर में जाती है। लद्दाख और जास्कर जो 2 श्रेणियाँ हैं, उन दोनों के बीच में जाकर के पाकिस्तान में प्रवेश करती है ये पीओ के क्षेत्र में इससे। तो इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे श्योक है, गिलगित है। ये 2 नदियाँ तो इसको यहीं पे मिल जाती है। ठीक है, एक लद्दाख नदी है, एक जास्कर नदी भी है छोटी सी। ये सारी नदियाँ इसको यहीं मिल जाती है भारत। पाकिस्तान में इसमें कौन कौन सी नदी मिलती है? हालांकि मिलती एक ही नदी है, सतलज। ठीक है, उन सभी की उसके आपस में एक दूसरे की सहायक नदियां हैं। तो झेलम भी इसमें मिल जाती है, रावी भी इसमें मिल जाती है, चिनाब भी इसमें मिलती है, सतलज भी मिलती है, और कौन सी मिलती है?
व्यास नदी, ये सारी नदियाँ जो है किस नदी में मिल जाती है? सिंधु नदी में। तो ये सिंधु नदी तंत्र बनाती है, सिंधु नदी का मैदान, ये सारी नदियाँ मिल करके बनाती है। सिंधु नदी का मैदान अधिकतर कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। भारत में सिंधु नदी का मैदान बहुत कम है। इसके बाद बात कर ली जाए गंगा नदी का। गंगा नदी जो है आपको मालूम है शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों के संगम से हरिद्वार के निकट गंगा नदी बनती है। गंगा नदी की बात कर ली जाए तो गंगा नदी में दो तरफ से नदियाँ मिलती है, एक तो उत्तर की तरफ से और एक प्रायद्वीपीय भारत की तरफ से, दक्षिण की तरफ से। तो उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियों में बात कर लेते हैं, काली नदी है, करनाली नदी है, गंडक नदी है, इसके अलावा कोसी नदी है, रामगंगा नदी है। ये सारी नदियाँ कहाँ से मिलती है? उत्तर की तरफ से मिलती है, या यूँ कह सकते हैं बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं गंगा नदी में। और दक्षिण की प्रायद्वीपीय पठार जो है, यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? प्रायद्वीपीय पठार से इसमें मिलने वाली नदियाँ वे नदियाँ हैं जैसे चंबल हुई, बेतवा हुई, केन हुई, टॉन्स हुई और सोन नदियाँ। ये सारी नदियाँ इसमें दक्षिण की तरफ से मिलती है। ध्यान रखिए, चंबल नदी गंगा नदी में नहीं मिलती, चंबल नदी मिलती है यमुना नदी में, और यमुना नदी भी निकलती है हिमालयी क्षेत्र से, और ये गंगा नदी के समानांतर बहती हुई दिल्ली होकर के आती है और कहाँ मिलती है फिर? इलाहाबाद के निकट यहाँ पे इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये नदियाँ थी जो गंगा नदी तंत्र बनाती है, ये नदियाँ थी जो सिंधु नदी का मैदान बनाती है, ये गंगा नदी का मैदान बनाती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ हैं? देखिए, एक लोहित नदी है, एक दिहांग नदी है, एक देबांग नदी है, एक सुबनश्री नदी है, स्वर्णश्री या सुबनश्री, और इसके अलावा तिस्ता नदी है। ये सारी नदियाँ मिलकर के ब्रह्मपुत्र का मैदान बनाती है जो आसाम में पाया जाता है। तो ये हमने आज पढ़ा है उत्तर का मैदान। इसके बाद हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।